जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपके लिए जीके की एक मॉक टेस्ट श्रृंखला में लेके आया हूँ। आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हों, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, राज्य की किसी भर्ती का एग्ज़ाम हो, ठीक है, सेंट्रल की किसी भर्ती का एग्ज़ाम हो, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हमने जीके की मॉक टेस्ट श्रृंखला शुरू की है। 20 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। और सबसे पहले आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं। कल से हिंदू नववर्ष शुरू हो गया है और जो नवरात्र है उन सबकी भी शुभकामनाएं। आई आई होप आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं आज का मॉक टेस्ट शुरू करता हूं। और मॉक टेस्ट शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका मुख्यालय कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है द हैग, जेनेवा, न्यूयॉर्क या पेरिस। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, द हैग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, जो द हैग शहर है ना, वो कहाँ पर है? ये नीदरलैंड में है। नीदरलैंड एक देश है जिसको पहले हॉलैंड भी कहा जाता था। तो नीदरलैंड में स्थित है द हैग का मुख्यालय। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन के बारे में, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय ये भी जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO जिसको कहा जाता है, इसका मुख्यालय भी जेनेवा में है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय भी जेनेवा में है। तो एक नहीं, जेनेवा में बहुत सारे मुख्यालय हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों पेरिस। पेरिस में जो यूनेस्को है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस में है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, द हैग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है? दोस्तों, भारत में डॉल्फिन दिवस कब होता है? आपके ऑप्शन है 23 जनवरी, 29 जून, 5 अक्टूबर या 23 अगस्त। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? भारत में डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, 5 अक्टूबर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो डॉल्फिन है ना, वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। और जो डॉल्फिन होती है ना, ये अंधी होती हैं, ब्लाइंड होती हैं। डॉल्फिन अंधी होती हैं। फिर आप कहोगे सर इनको दिखता कैसे है? तो ये अपना रास्ता तलाशने के लिए या अपने शिकार की तलाश करने के लिए पराश्रव्य तरंगें छोड़ती हैं। ठीक है, पराश्रव्य तरंगें मतलब अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ती हैं। तो ये जरूर याद रखना, डॉल्फिन में रडार सेंसर पाए जाते हैं जिससे ये पराश्रव्य तरंगों को छोड़ती है और अपने रास्ते का पता लगाती है और अपने शिकार का पता लगाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, क्या आपको पता है कि जो बेबी डॉल्फिन होता है उसको क्या बोलते हैं? तो जो बेबी डॉल्फिन होता है इसको शूशु कहा जाता है। बेबी डॉल्फिन को शूशु कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान में जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो आर्टिकल कौन से में लिखी गई है? सही जवाब का आपका अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? तो ये जरूर याद रखना, संविधान का हृदय एवं आत्मा ये कहा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। कौन से आर्टिकल को? अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत आता है और इस आर्टिकल को संविधान का हृदय और आत्मा कहा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में संविधान दिवस कब होता है, तो दोस्तों भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। संविधान दिवस 26 नवंबर को भारत में मनाया जाता है, याद रखना, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लेजिम किस राज्य की नृत्य शैली है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है कर्नाटक, गोवा, गुजरात या महाराष्ट्र। तो लेजिम डांस किया जाता है महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र का एक डांस और है आपका, वो है आपका लावणी। ये बहुत फेमस है, ये भी लावणी डांस। दूसरा तमाशा बहुत आता है आपके एग्जाम में, तो तमाशा डांस भी महाराष्ट्र का ही डांस है, ये भी आपको याद रखना है। कोली बहुत पूछता है आपके एग्जाम में, कोली और ललिता। तो ये चारों डांस आपको याद रखने, ये महाराष्ट्र के डांस हैं। ठीक है,
ललिता, लावणी, कोली, तमाशा, ये सब महाराष्ट्र के ही लोक नृत्य हैं। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है आपका कर्नाटक। कर्नाटक के 3 डांस आपको याद रखने हैं। एक तो यक्षगान, ये बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। दूसरा आपको याद रखना है भूताकोला, ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, भूताकोला डांस। और एक आपसे पूछा जाता है ढोलू कुनीथा, ढोलू कुनीथा। ठीक है, वैसे कुनीथा कई प्रकार के होते हैं, ढोलू कुनीथा तो ये भी कर्नाटक का ही एक डांस है। ठीक है, ढोलू कुनीथा, कुनीथा। तो ये सारे डांस आपको याद रखने, कर्नाटक के ही डांस है। आपसे पूछा गया था लेजिम, महाराष्ट्र का डांस है। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है, भौतिक राशि ताप का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, आपके ऑप्शन है पास्कल, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस या केल्विन। सही जाओगा आपका ऑप्शन डी, केल्विन। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो मानव शरीर का ताप होता है, नॉर्मल टेम्परेचर, अगर फ़ारेनहाइट पे पूछे तो कितना होगा, तो मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल पे होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस की बात करें तो ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन की बात करें तो ये होता है 310 केल्विन। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का, जो आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा गया था ताप का ऐसा ही मात्रा, वो केल्विन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, आपके ऑप्शन अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 226। सही जाओगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 126 के तहत सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये दिल्ली में है। और आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, फिर 26 जनवरी 1950 को भारत का सुप्रीम कोर्ट चैम्बर ऑफ प्रिंस में शुरू किया गया था। ठीक है, दिल्ली में। और सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, इसकी रिटायरमेंट एज कितनी है, 65 साल। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अगर न्यायाधीश है तो उसकी रिटायरमेंट एज कितनी है, वो 65 साल होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। क्लियर। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका अनुच्छेद 129, इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख मतलब डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसके पास, सभी दस्तावेज संरक्षित करके रखे जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये आर्टिकल 129 में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दुनिया की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान, जिसका नाम क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ, ये किस देश में है। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है। और ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ये कहाँ पर है, आपका सही जाओगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में है। दुनिया की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान ऑस्ट्रेलिया में है, आप याद रखना दोस्तों, पूछा जाता है। क्लियर। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कभी कि जो ऑस्ट्रेलिया के कौन से भाग में है, पूर्वी भाग में, उत्तरी भाग में या दक्षिणी भाग में, तो यहाँ पे आपको एक मैप देखना पड़ेगा। फिर इसके लिए ये मैप है, यहाँ पे इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। ये है आपको ऑस्ट्रेलिया का मैप। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में ये जो भाग है ना, ये वाला, ये पूर्वी हिस्सा है इसका। और पूर्वी हिस्सा में एक जगह है आपकी क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है क्वींसलैंड। क्वींसलैंड में आपको देखने को मिलेगी ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है। कोरल मतलब समुद्री जीव होता है कोरल, उसके ये रीफ एक दीवार के रूप में देखी जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अगर बात करें जो मूंगे होते हैं, ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं। देखो, मूंगों की खास बात क्या है, ये समुद्र के प्रदूषण की माप करते हैं। अगर समुद्र में हीटिंग इफेक्ट शो हो रहा है, समुद्र के तल में तापमान बढ़ रहा है, तो उससे क्या होगा, ये मूंगे अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। अगर समुद्र में टेम्परेचर नॉर्मल है, तो ये क्या होगा, ये नॉर्मल स्टेज में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो आपसे पूछा गया था ग्रेट बैरियर रीफ, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। कन्नड़ नववर्ष के प्रतीक के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, जो कन्नड़ समुदाय का नया साल है, इसको क्या बोलते हैं। भारत का आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। तो कन्नड़ नववर्ष को क्या कहा जाता है, उगादि कहा जाता है। कन्नड़ समुदाय का नया साल उगादि कहलाता है, ये आप जरूर याद रखना। लूशुंग, सिक्किम का नया साल लूशुंग है। सिक्किम का नया साल लूशुंग है, ये जरूर याद रखना। गुड़ी पड़वा, ये महाराष्ट्र का नया साल है, महाराष्ट्र का। विशु
केरल का नया साल है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। विशु केरल का है, लूशुंग सिक्किम का है, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन के रूप में भी कार्य करता है? तो दोस्तों हार्मोन के रूप में कौन सा विटामिन काम करता है? ऑप्शन है विटामिन ए, डी, विटामिन ई और विटामिन सी। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, विटामिन डी हार्मोन के रूप में भी कार्य करता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। दोस्तों क्या आपको पता है कि विटामिन डी जो है इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? सनशाइन विटामिन सूर्य की रोशनी जैसे ही हमारी बॉडी पे पड़ती है, खासकर सुबह के टाइम में, तो हमारी बॉडी पर जब भी सूर्य की रोशनी पड़ेगी हमारी बॉडी में ये विटामिन एक्टिव हो जाता है, विटामिन डी। और विटामिन डी को क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरोल। क्यों बोलते हैं कैल्सीफेरोल? कैल्सी मतलब कैल्शियम। हमारे शरीर के लिए दांतों और हड्डियों के लिए कैल्शियम आवश्यक होता है और विटामिन डी कैल्शियम का स्रोत है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो हार्मोन के रूप में काम कौन सा विटामिन करता है? विटामिन डी करता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया विटामिन ए। विटामिन ए जो है ये हमारी आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है और हमारी आँखों के लिए, हमारी आँखों में टीयर फॉर्मेशन यानी कि आंसू बनाने के लिए, हमारी आँखों में ड्राइनेस रोकने के लिए विटामिन ए उत्तरदायी होता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रतौंधी हो जाती है। ठीक है, जीरोप्थैलेमिया हो सकता है, हमें आंखें सिकुड़ सकती हैं हमारी। तो वो सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। ठीक है, सुंदरता का विटामिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे स्किन पर ग्लो लाने के लिए और हमारे हेयर को सिल्की और स्मूथ रखने के लिए विटामिन ई अच्छा माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपसे पूछा गया था कि हार्मोन के रूप में कौन सा विटामिन काम करता है? विटामिन डी। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अच्छा, विटामिन शब्द जो है वो किसने दिया था? फंक ने दिया था, कैश्मीर फंक ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्या आपको पता है कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, विटामिन दो प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा। एक होता है फैट सोल्यूबल, वसा में घुलने वाले विटामिन। वसा में विटामिन ए, डी, ई और के, ये वसा में घुलने वाले विटामिन है। मतलब क्या है? देखो, इन विटामिन के लिए फैट आवश्यक है। फैट आवश्यक का मतलब क्या? देखो, मान लीजिए आपने विटामिन ए खाया, ठीक है, कैप्सूल ले लिया विटामिन ए का, और आपकी बॉडी में फैट है ही नहीं, चर्बी है ही नहीं, तो ये काम नहीं करेगा। ये विटामिन जो है, विटामिन ए, डी, ई और के, इनको मतलब काम करने के लिए फैट चाहिए, फैट में घुलेंगे ये और तब काम करेंगे। लेकिन विटामिन बी और सी ऐसा नहीं करते, इनको काम करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी हो गई तो विटामिन सी भी काम नहीं करेगा और विटामिन बी भी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इनकी खास बात है, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, पानी में घुल के ही आपकी बॉडी को काम करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल है और विटामिन ए, डी, ई के ये आपके फैट सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारतीय चुनाव प्रणाली में नोटा का बटन पहली बार कब प्रयोग किया गया था? चुनाव का पर्व आने वाला है तो क्वेश्चन अच्छा रहेगा। नोटा, दोस्तों नोटा मतलब नन ऑफ दी एबव। अगर आप किसी प्रत्याशी को पसंद नहीं करते तो आप उसके खिलाफ नोटा का यूज कर सकते हैं। और नोटा भारत की चुनाव प्रणाली में आया था 2013 में। ठीक है, 2013 में नोटा का बटन यूज किया गया था। क्लियर, याद रखना। अच्छा दोस्तों, अभी चुनाव होंगे ईवीएम से, तो ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और एक ईवीएम में 14 प्रत्याशियों का नामांकन ही आता है। ठीक है, 14 प्रत्याशियों का नामांकन आता है। अगर 15 लोग हो गए तब क्या होगा? अगर प्रत्याशी 15 हो जाते हैं तब क्या होगा? तो इसमें क्या होगा कि हमें चुनाव बैलेट पेपर से कराना पड़ेगा। अगर 14 प्रत्याशी हैं तब तो ईवीएम से चुनाव हो जाएगा, लेकिन 15 प्रत्याशी हो गए तो चुनाव बैलेट पेपर से होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम तिब्बत क्षेत्र में स्थित कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखर नद से होता है? दोस्तों कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत है और कैलाश पर्वत में बोखर हिमनद है। वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन है सतलज नदी, रावी नदी, सिंधु नदी या चिनाब नदी। इसका सही जवाब कौन सा है? ऑप्शन सी, सिंधु नदी का उद्गम होता है बोखर हिमनद से। ठीक है दोस्तों, सिंधु नदी। सिंधु नदी की कुल लंबाई की बात करें तो लगभग 2800 किलोमीटर लंबी नदी है, जिसका अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान में आता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। और सिंधु नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं? सिंघी खब्बान कहा जाता है, सिंघी खब्बान। सिंघी खब्बान कहा जाता है। खब्बान मतलब मुंह और सिंघी मतलब शेर। शेर के मुख के आकार में बहती है सिंधु नदी, इसलिए इसको सिंघी खब्बान बोलते हैं। और ये कौन सी हिमनद से निकलती है? बोखर हिमनद से निकलती है। क्लियर दोस्तों, याद रखना। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? वो है आपकी चिनाब नदी।
चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, बाकी सतलज भी है, रावी भी है, ये सब सिंधु की सहायक नदी हैं। क्या आपको पता है कि सतलज नदी कौन से दर्रे से भारत में आती है? सिपकिला दर्रा। सतलज नदी सिपकिला दर्रे से भारत में आती है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर भारत के विशाल मैदान में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? दोस्तों उत्तर भारत के विशाल मैदानों में कौन सी मिट्टी मिलती है? ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या लाल मिट्टी। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी जो है ये उत्तर भारत के विशाल मैदानों में पाई जाती है। और दोस्तों इसकी खास बात है कि भारत में मोस्ट फर्टाइल, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी जो है वो कौन सी है? वो जलोढ़ मिट्टी है। यहाँ तक कि भारत का जो 40% हिस्सा है ना, उस पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। और जलोढ़ मिट्टी दो टाइप की होती है, एक खादर और एक बांगर। बांगर पुरानी जलोढ़ को बोलते हैं और खादर नई जलोढ़ को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अच्छा यहाँ पे लिखा गया आपका ऑप्शन में लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी ऐसे स्थानों पे मिलेगी जहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, और वर्षा ज़्यादा होने के कारण इसमें लीचिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखा जाता है। लीचिंग मतलब पानी के रिसने की क्षमता, रिटेंशन, सॉरी लीचिंग इफेक्ट, पानी रिस के बहुत जल्दी नीचे चला जाता है। और इसीलिए ये जो लेटेराइट मिट्टी है ना, ये टी मतलब चाय, कॉफ़ी और काजू, चाय कॉफ़ी और काजू की खेती के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है लेटेराइट मिट्टी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया काली मिट्टी। काली मिट्टी ये कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, कपास के लिए कॉटन सॉइल बोलते हैं इसको। और दक्कन का जो ट्रैप है ना भारत में, दक्कन, दक्कन का जो पठार है, दक्कन प्लेट्यू है, वहाँ पे काली मिट्टी का विस्तार देखा जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र हो गया आपका दक्कन प्लेट्यू। ठीक है, वहाँ पे काली मिट्टी का विस्तार देखा जाएगा। क्या आपको पता है कि विश्व मिट्टी दिवस कब होता है? हाँ, 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस होता है। 5 दिसंबर विश्व मिट्टी दिवस। आपसे पूछा गया था उत्तर भारत के विशाल मैदानों में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है अरावली पर्वत, बेलाकोंडा की पहाड़ी और जवादी पहाड़ी या सतपुड़ा पर्वत। तो दोस्तों अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है पूछा है, ऑप्शन डी सतपुड़ा एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है, यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस बिंदु पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का मिलन होता है? दोस्तों ये भारत का एक मैप मान लेते हैं रफली, ये भारत का एक रफली मैप है, ड्राइंग पे मत जाना, बस एक मान लिया। ये तो हमारा पश्चिमी घाट है और ये हमारा पूर्वी घाट है। घाट मतलब ये पहाड़ी हैं, ऐसा नहीं है कि किसी का घाट होगा। ठीक है, समुद्र से लगती हैं ये पहाड़ी, तो इसलिए को घाट बोलते हैं। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पहाड़ी, ये पूर्वी घाट हो गया और ये आपका पश्चिमी घाट, यहाँ पर ये दोनों पहाड़ियों का मिलन हो जाता है। तो ये बिंदु कौन सा है दोस्तों? ये बिंदु है नीलगिरी की पहाड़ी। तो पूर्वी घाट की पहाड़ी और पश्चिमी घाट की पहाड़ी नीलगिरी हिल्स पर मिल जाती हैं। किस राज्य में? तो ये नीलगिरी की हिल्स तमिलनाडु में है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियों का मिलन बिंदु नीलगिरी की पहाड़ी है तमिलनाडु में। आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से बनाया हुआ क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ, इलायची पहाड़ी, इलायची पहाड़ी कहाँ पर है? केरल में। कार्डेमम हिल्स इनको कहा जाता है, इलायची पहाड़ी केरल में है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? दोस्तों गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? ऑप्शन है सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू या रविंद्रनाथ टैगोर। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जो है, इनको देशभक्तों का राजकुमार कहा जाता है, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे। और सुभाष चंद्र बोस जो है, इनकी आत्मकथा है इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है, आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। क्लियर दोस्तों? दोस्तों यहाँ पे गांधी जी के बारे में आपको बता दूं, गांधी जी की एक किताब आपके एग्जाम में बहुत आती है, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो पुस्तक है, ये किसने लिखी है? तो गांधी जी की पुस्तक है, आप याद रखिएगा, हिंद स्वराज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अच्छा दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, अगर आपसे पूछे कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा था, तो गांधी जी को महात्मा कहा रविंद्रनाथ टैगोर ने, और गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, याद रखना, पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पुस्तक गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों गुलामगिरी पुस्तक ये भारत में एक समाज सुधारक थे, महात्मा ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले के द्वारा मराठी भाषा में लिखी गई है गुलामगिरी पुस्तक, मराठी भाषा। और ये जो पुस्तक है ना, ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, जातिवाद के खिलाफ है, स्त्रियों की निम्न दशा के खिलाफ है। ठीक है दोस्तों, और इस किताब में कहा गया है कि भारत के जो ओरिजिन, यानी कि मूल निवासी हैं, ओरिजिन नेटिव हैं, वो दलित समुदाय के लोग हैं।
इस किताब में इस बात को कहा गया है कि जो आर्य लोग थे वो विदेशी थे, आर्य ने यहाँ पे सत्ता स्थापित कर ली और फिर बाद में यहाँ पे राज स्थापित कर लिया अपना। लेकिन इस किताब के अनुसार भारत के जो ओरिजिन है, जो नेटिव है, वो आपके दलित समुदाय के लोग हैं। तो महात्मा ज्योतिबा फुले की पुस्तक है गुलामगिरी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ एक ऑप्शन में लिखा गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? वो है आपका वेटिंग फॉर वीजा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की आत्मकथा वेटिंग फॉर वीजा के नाम से है, आप याद रखिएगा। और अभी 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का 133वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो देखते हैं आगे। तो आप याद रखिएगा गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वर्ष 1781 में भारत में अरबी, फारसी एवं इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहला मदरसा कहाँ बना था? तो दोस्तों भारत में सबसे पहला मदरसा जो बना वो बना था कलकत्ता में। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, कलकत्ता। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और कलकत्ता जो है ना, यहाँ पे भारत का पहला पोस्ट ऑफिस ही बना था। तो भारत का पहला पोस्ट ऑफिस भी कलकत्ता में स्थापित किया गया। ठीक है। दूसरा, भारत का पहला हाई कोर्ट भी कलकत्ता में स्थापित किया गया, ये भी आपको याद रखना है। भारत में पहली मेट्रो कहाँ चली थी? वो भी कलकत्ता में चली थी, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये जरूर याद रखें कि भारत में पहला मदरसा कहाँ खुला था? कलकत्ता में खुला था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में किस संगठन के द्वारा जीडीपी का आकलन किया जाता है? दोस्तों जीडीपी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है सिडबी द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा, नाबार्ड द्वारा या रिजर्व बैंक द्वारा। तो भारत में जीडीपी का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में जीडीपी का आकलन किया जाता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, अच्छा यहाँ पे लिखा गया नाबार्ड। नाबार्ड भारत में कृषि और ग्रामीण विकास को लोन देता है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों द वेल्थ ऑफ नेशंस किसके द्वारा लिखी गई? सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन है यूनुस खान, एडम स्मिथ या कार्ल मार्क्स या अमर्त्य सेन। दोस्तों द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की पुस्तक है, एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ कौन है? इन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। तो वेल्थ ऑफ नेशन आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये आप याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है। अच्छा, कार्ल मार्क्स की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है आपकी दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी है इन्हीं की। तो ये जरूर याद रखना, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, चलिए। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है यूनुस खान। यूनुस खान जो है ये बांग्लादेश के व्यक्ति हैं और इन्हें ग्रामीण बैंकों का जनक माना जाता है, ग्रामीण बैंकों का जनक। क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी पूछ चुकी है ऑलरेडी कि ग्रामीण बैंकों का जनक किसको माना गया, तो यूनुस खान को माना गया। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और याद कर लेना, इसको रट लेना। हो सकता है कि आपके एसएससी एग्जाम में रिपीट हो ये क्वेश्चन, तो ये आप याद रखेंगे। आपसे पूछा गया था वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ की पुस्तक है। तो दोस्तों ये था आज का। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को क्या कहा जाता है? दोस्तों ये कोई देश है और इस देश के अंदर जो भी वस्तुएं बन रही हैं, मोबाइल बन रहे हैं, पेन बन रहे हैं, स्टेशनरी का कोई आइटम है, कोई फूड आइटम है, तो उन सब का जो भी टोटल वैल्यू है, जो भी टोटल मूल्य होगा एक साल के भीतर, वो और सेवा मतलब आप इंटरनेट सेवा का लाभ ले रहे हैं, आप ट्रांसपोर्ट सेवा का लाभ ले रहे हैं, आप बैंकिंग सेवा का लाभ ले रहे हैं, वो सब चीज़ें, तो उन सबको जोड़ने के बाद में जो अंतिम मूल्य बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? और कितने साल का? एक साल का देखते हैं इसमें हम। तो किसी देश के भीतर एक साल में उत्पन्न होने वाली वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या बोलेंगे? उसको जीडीपी कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, जीडीपी एक साल का मूल्य है वस्तुओं और सेवाओं का देश के सीमाओं के भीतर। अच्छा, अगर आपसे कोई कहे कि मान लीजिए कोई भारत का व्यक्ति है और वो सऊदी अरब या कनाडा या किसी विदेश में काम करता है, तो क्या उसके द्वारा प्राप्त की गई इनकम भी इसमें जुड़ेगी? तो जवाब होगा नहीं। अगर कोई व्यक्ति विदेश में काम कर रहा है तो उसके द्वारा जुड़ी गई इनकम इसमें नहीं जुड़ेगी। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये इसको बोलेंगे हम जीडीपी। जीडीपी मतलब, जीडीपी की फुल फॉर्म भी आती है आपके एग्जाम में। तो जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर, याद रखिएगा दोस्तों। तो ये था आज का मॉक टेस्ट, 20 प्रश्न का हमने अभ्यास किया दोस्तों, और आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।
फिर मिलूँगा नए मॉक टेस्ट के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।